Welcome to P. Agarwal Editorials. Today, the first topic that we are going to discuss is the Beijing India report as milestone and opportunity. तो बेसिकली इस आर्टिकल में सबसे पहले तो ये कुछ एक वर्ड मीनिंग्स हैं जो भी आगे इस आर्टिकल में दिए गए थे, तो उनके कुछ एक मीनिंग्स लिखे हैं। अब हम बात करेंगे कि इस डिक्लेरेशन की, तो 30 इयर्स पहले ये डिक्लेरेशन हुई थी। इसमें कुछ एक कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो कैसे जेंडर इक्वालिटी इम्प्रूव करेंगे एजुकेशन, हेल्थ, वर्क के एरियाज़ में। फिर इंडिया ने भी इसमें काफ़ी प्रोग्रेस करी, उसने लॉज बनाए जैसे कि पॉश लॉ एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पर लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक रही, जैसे कि बाकी लॉज की रहती है। जेंडर एंड क्लाइमेट आर कनेक्टेड, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे थे तो हम इसमें ये चीज़ देखते हैं कि हम जेंडर और क्लाइमेट को हमें कनेक्टेड देखना पड़ेगा। ये चीज़ रियलाइज़ होती है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो सबसे ज़्यादा रूरल वुमेन को इफ़ेक्ट कर रहा है। कैसे उनका स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, माइग्रेट करना पड़ जाता है क्योंकि उन्हें काम फिर ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे दूर से जाना पड़ रहा है पानी लाने के लिए, फ्यूल लाने के लिए। एक तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और डिसीजन मेकिंग में भी उनका से कम है। जैसे कि अगर वो पंचायत की सरपंच भी बनी है तो भी अगर वुमेन सरपंच है ना तो उनके हस्बैंड ही वो कर रहे हैं, तो इस तरह उनका डिसीजन मेकिंग में अगर सरपंच होने के बाद भी एक वुमेन का से कम है तो नॉर्मल हाउस होल्ड में तो उसका से क्या ही होगा। फिर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वुमेन, तो अब हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, इन सब के कारण फार्म की इनकम्स कम हो जाती हैं, फैमिलीज़ को माइग्रेट करना पड़ जाता है, वुमेन का वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि उससे दूर से जाके पानी, फ्यूल ये सब लाना पड़ रहा है। इसके कारण उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि एनीमिया, मेंस्ट्रुअल इश्यूज़, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। फिर वायलेंस जो है वुमेन के अगेंस्ट वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वुमेन एज क्लाइमेट लीडर्स, तो जो वुमेन है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करती हैं फार्मिंग में, और जो वुमेन लेड ग्रुप्स हैं वो डिज़ास्टर्स के टाइम सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करते हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वुमेन के मोस्टली, तो इनको लोकल प्लानिंग और डिसीजंस में इंक्लूड करा जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है करंट क्लाइमेट प्लान से कि बहुत कम पॉलिसीज़ हैं जो वुमेन फार्मर्स और पुअर पीपल की बात कर रही है। जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली बिग ग्रीन प्रोजेक्ट्स को तो जाते हैं, रूरल वुमेन के लिए नहीं यूटिलाइज होते। फिर क्लाइमेट बजट्स जो हैं उनको जेंडर सेंसिटिव होने की बात है, और मेरे हिसाब से लॉज बने तो बने, बजट्स आए तो आए, पर उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि जो भी एटलीस्ट एग्जिस्टिंग की भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी ना तो भी बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। तो करना क्या क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग जेंडर क्लाइमेट सेक्शन होना चाहिए रिपोर्ट्स और पॉलिसीज़ में, डाटा कलेक्ट करना चाहिए, उन पे स्टडी करी जानी चाहिए, रूरल वुमेन को सपोर्ट करना पड़ेगा विद सेफ्टी सर्विसेज, हेल्थ केयर, डिज़ास्टर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जॉब्स बनानी होंगी वुमेन के लिए बियॉन्ड फार्मिंग ताकि वो क्लाइमेट चेंज से इतनी ज़्यादा इफेक्ट ना हो। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या रह सकता है कि ग्रीन फंड्स को भी यूटिलाइज करे कि प्रोजेक्ट्स जो वुमेन को बेनिफिट कर रहे हैं उसको करने में, वुमेन लेड ग्रीन बिजनेसेस और क्लाइमेट टेक में इन्वेस्ट करें। नीड फॉर टीम वर्क, तो गवर्नमेंट, कंपनीज, एनजीओज, रिसर्चर्स और पब्लिक को साथ में काम करना पड़ेगा नॉलेज शेयरिंग में, वुमेन लीडर्स को ट्रेन करने में। नेक्स्ट, सॉरी, कुछ एक वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर भी हैं, वही सेम है तो ये भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज गिविंग शेप टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर, तो NEP 2020 विजन। तो अब इसमें हम बात करें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को हम क्या लुक देना चाहते हैं। बेसिकली इस आर्टिकल से हमें पता चलता है कि अब जो NEP के विजन्स हैं या फिर हम बेसिकली कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, हम अमेरिकन मॉडल लाना चाह रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ का। तो NEP का गोल, वन ऑफ द गोल ये भी है कि 2030 तक हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोल लें जिसमें सारी तरह के मतलब ब्रांचेस ऑफ स्टडी हों, सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी उसमें हो रही हो, तो वो चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टर्म्स, तो सबसे पहले इसमें हम 3 डिफरेंट टर्म्स की बात करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो चीज़ है उसमें क्या बात हो रही है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग ही रहते हैं बट लेकिन हर तरह के सब्जेक्ट्स हैं। फिर क्रॉस में क्या बात हो जाती है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट करें, जैसे एक या दो सब्जेक्ट्स मिलके कुछ काम कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी में कि हम ये सोचते हैं कि हम एक प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम हर तरीके की चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम उसे ये नहीं समझ रहे कि अच्छा ये वहाँ जो पढ़ा था वहाँ पे ये किसी और सब्जेक्ट में अगर ये चीज़, यही टॉपिक पढ़ा था तो वो अलग था, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। हमें एक कोहेसिवली चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। चेंजिंग कॉलेजेस, तो इस वक्त सिंगल सब्जेक्ट कॉलेजेस हैं,
सिंगल सब्जेक्ट कॉलेजेस जैसे कि उनको मतलब सिंगल ही सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि डिपार्टमेंट्स ऐड हों, या फिर आसपास के कुछ कॉलेजेस को कंबाइन किया जा सकता है एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, या फिर हम नए मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, आइडली वन पर डिस्ट्रिक्ट बाय 2030। देन वाई ओनली मोर डिपार्टमेंट्स वोंट वर्क? तो सिर्फ ये नहीं, उससे नहीं काम चलेगा कि हम बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बना दें, पर लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स ओपन होने चाहिए कि वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाके आपस में वर्क कर सकें, दूसरे सब्जेक्ट में जाके काम कर सकें। अगर मान लो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और वो एआई में कोई काम कर रहे हैं कि मतलब कोई प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब हेल्थ प्रिडिक्शन पे बना रहे हैं, तो उनको अलाउड हो कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके उनसे समझ सकें कि कैसे इन इमेजेस को करना चाहिए, कौन सा पॉइंट देखना चाहिए जिससे कि एनालाइज हो कि यही डिसीज़ है या नहीं है, वैसा। इनकरेजिंग क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग, तो इसमें क्या बात हो रही है कि स्टूडेंट्स को अलाउ होना चाहिए कि वो कोर्सेज अपने सब्जेक्ट एरिया से बाहर भी ले सकें, जैसे कि कॉलेजेस को ऐसे मिक्स डिसिप्लिन के कोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा फंडिंग की ज़रूरत ऑब्वियसली होगी। प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, तो ये इससे क्या होगा कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे, पर इससे कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे कि वर्क को जर्नल्स में पब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा, अकेडमिक जॉब्स मुश्किल हो जाएंगी मिलना क्योंकि रिसर्चर्स फिट नहीं होंगे एक फील्ड में। सॉल्यूशन क्या है कि हम सिस्टम ऑफ हायरिंग, रिसर्च फंडिंग और पब्लिशिंग को फिर चेंज करें। कॉस्ट और चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, टाइम भी लगेगा। तो अगर हम यूएस जैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं तो हमें एक प्रॉपर प्लान और रेगुलेशंस के साथ चलना पड़ेगा। कंक्लूजन इज़ कि अगर हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं ऑफ द फ्यूचर, तो इंडिया को अपना सेपरेट सब्जेक्ट बेस्ड कॉलेजेस से एक यूनिफाइड कैंपसेस पे आना पड़ेगा, जहाँ पे सब्जेक्ट्स एक साथ काम कर सकें। इसके लिए काफ़ी मनी, प्लानिंग और मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। थैंक यू।